जीत के बाद चिराग पासवान का पहला बड़ा इंटरव्यू हमारे संवाददाता रणजीत सिन्हा ने किया है। इस बीच बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि मैंने बिहार में डिप्टी सीएम का पद कभी नहीं मांगा। चिराग ने कहा कि यूपी और पंजाब चुनाव में भी हमारी भागीदारी होगी। मैं चाहूंगा हमारे विधायक वहां भी हों। लाइव टाइम से बातचीत में कई बड़ी बातें चिराग पासवान ने कही है। डिप्टी सीएम पद की बात हो या फिर और राज्यों में चुनाव लड़ने की बात हो, पार्टी के प्रचार प्रसार की बात हो, हर मुद्दे पर खुलकर चिराग पासवान ने बात की। और चिराग पासवान ने बिहार की जीत, मंत्रिमंडल में जगह, चाचा पशुपति पारस की बधाई और अयोध्या में ध्वजारोहण जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की। देखिए, बिहार चुनाव का परिणाम आया और इस परिणाम ने बिहार में विकास की नई गाथा लिखने को एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पर मुहर लगा दी। मगर इस पूरे चुनाव में एक सितारा ऐसा था जो धूमकेतु की तरह ऊपर आया, जिस पर युवाओं ने विश्वास जताया, जिसने युवाओं से संवाद किया, जिसकी रैली में भीड़ जुटी, जिसने अपने सहयोगियों पर उनका विश्वास जीतने में सफलता पाई। और आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो न सिर्फ दलित राजनीति बल्कि देश के युवाओं की राजनीति का एक मुखर और प्रखर चेहरा बनकर सामने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं आप बिहार के इस चुनाव को, इस जीत को? मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत रही है और जिस तरीके से जनता ने सही समय पर सही फैसला लेने का काम किया। सही समय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली और उस सरकार के लाभ क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने पिछले साल सवा साल में देखने का काम किया। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में 12-13 बार बिहार जाकर लाखों करोड़ों की परियोजनाएं बिहारियों के लिए समर्पित करने का काम किया, तो इससे लोगों में वो विश्वास जगह कि एक डबल इंजन की सरकार किस तरीके से आपके राज्य को आगे लेकर जा सकती है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि इस सरकार के कितने लाभ हो सकते हैं। तो ऐसे में ये मौका जब बिहारियों के हाथ में इस बार आया और जिस अपार समर्थन के साथ, एक प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार को बनाने का फैसला बिहारियों के द्वारा लिया गया, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच, मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक इतना मजबूत पैकेज था, कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग था पांचों दलों का, जिसकी वजह से ये परिणाम आया। ये जो पैकेज की बात आप कर रहे हैं चिराग कह रहे हैं इस बार बिहार ने सही निर्णय लिया, सभी सहयोगियों ने सही निर्णय लिया। 2020 में जो हुआ और 2025 में जो हुआ, कैसे देखते हैं उसको? आपके निर्णय की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं मानता हूं कि 2020 के फैसले की परछाई आपको 2025 में देखने को मिल रही है। 2020 में जिस तरीके से अकेले लड़ने का फैसला मेरे द्वारा लिया गया, कठिन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का उस वक्त निधन हुआ था। चुनाव के दौरान ही उनका निधन हुआ था। पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो चुकी थी जब उनका निधन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का हम लोगों ने फैसला लिया, यकीनन परिणाम अपेक्षा के अनुसार उस वक्त नहीं आए, पर उसकी वजह से मेरी पार्टी बिहार के हर एक जिले में जिस तरीके से एक नई मजबूती, संगठन की दृष्टि से, लोगों के जन समर्थन की दृष्टि से जो एक नई मजबूती पार्टी ने हासिल की, मुझे लगता है उसी का ही परिणाम है कि 2024 में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। बिहार में एनडीए का प्रदर्शन 2024 में बनिस्बत कई और राज्यों के, जैसे महाराष्ट्र में वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, पर हम लोग का 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रदर्शन बिहार में अच्छा रहा। और मैं मानता हूं कि उसी ने वो मजबूती दी कि गठबंधन के सहयोगियों को इस बात का एहसास हुआ कि संभव था 29 सीटें गठबंधन के भीतर चिराग को दी जा सकती, क्योंकि इस संख्या पे भी खूब विवाद उठे थे, लंबा चला था ये डिस्कशन बहुत। और उसके बाद न सिर्फ 29 सीटें दी गई, उसमें से 26 ऐसी थी जो हम लोग हारे हुए थे, जिसमें हम लोग के सिटिंग विधायक नहीं थे एनडीए के। ऐसे में न सिर्फ उसमें से 19 सीटें मैंने जीती, बल्कि 3 जीती हुई सीट मैंने वापस गठबंधन को दी और 16 ऐसी सीटें जीत कर दी जो कि अभी तक हम लोग नहीं जीते थे एनडीए गठबंधन में। तो मैं मानता हूं कि उन 20 और 25 में फर्क बहुत है, बट 20 की परछाई 25 में है। 20 का फैसला आज भी
कई बार सेफोलॉजिस्ट इसके ऊपर आंकलन करते हैं राजनीतिक पंडित की वो सही था गलत था, मैं मानता हूं वो सही फैसला था। वो सही फैसला था, लेकिन उस वक्त पार्टी को खड़ा करना और परिवार की टूट, आपके चाचा ने ट्वीट करके कहा भतीजा को बहुत बहुत बधाई, पशुपति जी की मैं बात कर रहा हूं, क्या लगता है फिर से वो परिस्थितियां कुछ बनती दिखती हैं? मुझे नहीं पता, भतीजा को चाचा बधाई दे रहे हो तो मैं इसलिए पूछा। नहीं बिल्कुल, जब उन्होंने मुझे गालियां भी दी थी तब भी मेरी सर आंखों पे था। मैं मानता हूं कि बड़ों की कड़वी से कड़वी बात भी आपको आशीर्वाद ही बन के लगती है। तो ऐसे में बट हाँ, परिस्थितियां वापस सामान्य होंगी नहीं होंगी, अलग होने का फैसला भी उन्हीं का ही था। परिवार साथ में आता है नहीं आता ये भी फैसला उन्हीं का ही होगा। बट हाँ, इस बात की तकलीफ जरूर है कि आज वो जिस भतीजे को बधाई दे रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे वही भतीजा या बेटा माना होता और मुझे पार्टी और परिवार से अलग नहीं किया होता तो संभवतः आज कोई ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं। जिस तरीके से उस वक्त पार्टी से मुझे अलग किया गया, परिवार से मुझे अलग किया गया, कई बार मन में सवाल उठते हैं कि अगर मेरे अपने पिता होते, भले वो मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना होते, पर वो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं करते। बट बहरहाल तब भी मैंने उनकी तमाम बातों को अपने सर आंखों पर लेकर आगे बढ़ने का काम किया। आज भी वो जो फैसला लेंगे मेरे सर आंखों पर। चिराग, मेरे को याद है जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद चुनाव में गए थे, मैं आपके साथ एक दिन पूरे दिन चौपर पर था और आप बहुत भावुक हो जाते थे जब भी पापा की बात करते थे। उस विरासत को लेकर चलना और आज की तारीख में चिराग ने जो पहचान बनाई राष्ट्रीय स्तर पर, कहते हैं अगर दलित नेता के रूप में भी चेहरा देखा जाए तो जो पारंपरिक चेहरे हैं वो धूमिल पड़ रहे हैं और चिराग अपने आप को देख रहे हैं वो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में, चाहे वो बिहार हो चाहे नेशनल सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में। पापा ने जो लकीर खींची थी चिराग उसके साथ, मैं बिल्कुल उस सोच को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जहां एक तरफ मेरी भूमिका अपने आप को सिर्फ एक अनुसूचित जाति से आने वाले नेता में ही मैं अपने आप को नहीं बांध के रखना चाहता। यकीनन मैं उस समाज से आता हूं और उस समाज में अगर आज भी भेदभाव देखने को मिलता है तो वो मेरे लिए चिंता का विषय है और उसके लिए मेरे नेता ने भी हमेशा आवाज उठाई थी। मैं भी कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा, बट साथ ही में मैं एक बड़ी भूमिका में भी अपने आप को देखता हूं। युवा हूं, जात पात धर्म मजहब से उठकर सबके समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। जहां मेरे ही प्रदेश का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो MY समीकरण की बात करता है, जिनके M में सांप्रदायिकता है और जिनके Y में जातीयता है, वही मेरा भी एक MY का समीकरण है, बट मेरे M में महिलाएं हैं और मेरे Y में युवा है और जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं इनका समावेश करने की मैं सोच रखता हूं। जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं, ना हिंदू बिहारी, ना मुस्लिम बिहारी, ना अगड़ा बिहारी, ना पिछड़ा बिहारी, ना दलित बिहारी, मैं सबको साथ लेकर चलने की मैं सोच रखता हूं और मैं मानता हूं कि विकसित बिहार का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब जात पात धर्म मजहब की बंदिशों से पार बिहार को विकास की राह पर लेकर जाएंगे। ये जो चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल में चर्चा बड़ी रही कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पोस्ट चिराग पासवान मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और 3 मंत्रालय चाहिए थे। क्या ऐसा भी कुछ निगोशिएशन था? चाहते थे चिराग पासवान की वो टॉप लेवल का चेयर एक मिले? मुझे जब बिन मांगे ही इतना कुछ मिल गया, अब इसके बाद भी अगर मैं चाहत रखूं तो लालची कह। खुश हैं आप? 100%। आप बताइए ना, एक सांसद वाली पार्टी को गठबंधन, मेरे प्रधानमंत्री आप पे भरोसा करके 5 सीटें दे देते, मैंने जीत के वापस दी, वो सेकेंडरी। बट ये विश्वास होना कि अकेला है अपनी पार्टी का सांसद, बट ये 5 सांसद जिता के ला सकते, ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ये विश्वास उनका, विधानसभा की बात करें, 0 विधायक वाली पार्टी 29 सीटें दे देना और उसके बाद भले मैं 19 मैंने उनको जीत के भी वापस दी, बट गठबंधन के भीतर अगर कोई आप पे इतना विश्वास रख रहा है और बिना मांगे आपको जब इतना कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप लालसा रखें कि अब ये भी दे दीजिए तो डिप्टी सीएम भी दे दीजिए तो एक मंत्री और दे दीजिए, तो ये लालच होगा। और मैं नहीं है अब आपके, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल लेवल पे बात करें तो अयोध्या में ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया राम मंदिर पर, कितना बड़ा मौका ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि ध्वजारोहण सिर्फ ध्वज का माप मत देखिए, पूरे वैश्विक स्तर पर सनातनियों को आच्छादित करने वाला ध्वज है ये। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, मैं खुद आस्था रखता हूं, मैं विश्वास रखता हूं और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक फैसला, जिसके ऊपर दशकों तक राजनीति होती गई, राम मंदिर के निर्माण को लेकर कितने चुनाव आए, कितने चुनाव गए, तुष्टीकरण की राजनीति हुई,
अलग अलग तरीके से इसके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। पर अगर अंत में किसी ने उस आस्था को सम्मान दिया तो वो मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया गया। रामलला की जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके उनको उस भव्य मंदिर में विराजमान किया गया और आज उसके ऊपर जिस खूबसूरती से वो ध्वज फहराने का कार्य किया गया, मैं मानता हूं कि एक तरफ जहां आपकी आस्था को सम्मान मिलता है, वहीं मैं ये मानता हूं कि हम सौभाग्यशालियों में से हैं जहां पर आस्था के साथ उस राज्य की विकास की दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि इस तरीके के स्थल एक अहम भूमिका निभाते हैं। मैं बिहार में भी मैंने कई बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इस बात की चर्चा की है कि रिलीजियस टूरिज्म अपने में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी तक हम लोग वैसे एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, और अगर करें तो उस क्षेत्र का विकास, राज्य के राजस्व में कितना गुना वृद्धि होगी, ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद हम लोगों ने अनुभव किया। अब सोचिए ऐसा ही मंदिर जिस दिन मेरी माता सीता का बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा, उस क्षेत्र का विकास, आस्था को भी सम्मान, उसके साथ विकास, तो मैं मानता हूं कि अच्छी सोच है जिसके हाथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के बाद बंगाल है, चिराग की वहां भी भूमिका होगी प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने में, एनडीए के हाथ को मजबूत करने में। मेरे प्रधानमंत्री की मजबूती के लिए जहां जहां मुझे कहा जाएगा मैं तैयार हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल, असम, ये वो राज्य हैं जो बिहार के साथ जुड़े हुए राज्यों में से हैं, और ऐसे में अगर मेरा कोई भी योगदान हो मैं जरूर उसको निभाऊंगा। बट हाँ, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी हैं जहां पे मैं गठबंधन में एक सक्रिय भूमिका में अपनी पार्टी को देखता हूं। पार्टी विस्तार के दौर से गुजर रही है, एक्सपेंशन मोड में है हम लोग, जहां बिहार में तो प्रदर्शन सांसद और विधायकों का हम लोग का रहा ही है, वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में आज की तारीख में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में गठबंधन में 1 सीट दी गई, हम लोग लड़े जीते, 1 विधायक मेरा झारखंड में भी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी मैं चाहूंगा कि मेरे विधायक वहां पे चुनाव लड़ें और जीतें, तो रहेगी उत्तर प्रदेश और पंजाब, जरूर मैं चाहूंगा। ये जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर बवाल, ममता बनर्जी करे मैं हिला कर रख दूंगी देश को अगर कुछ हुआ तो, ये जो तेवर हैं मुख्यमंत्री के, क्या लगता है एसआईआर के मुद्दे पर इतना जो हंगामा? एसआईआर से डर किस बात का मेरी समझ के परे है। आप लोग बार बार, और ये विपक्ष ही बार बार शिकायत करता है वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर, और वोटर लिस्ट की धांधली को सुधारने की एकमात्र प्रक्रिया यही है एसआईआर, और कोई पहली बार देश में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 4 बार देश में एसआईआर के माध्यम से जो भी धांधली या सुधार की जरूरत है वोटर लिस्ट में, वो की गई, और समय समय पे इस प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है। इसके पूर्व में भी हुआ है। स्वाभाविक है, समय बीतने के साथ साथ संभवतः कुछ लोगों का दुखद निधन हो जाता है, कुछ लोग पलायन करके दूसरे राज्य चले जाते हैं। ऐसे में ऐसे नामों का सुधार करना जरूरी है। कई बार घुसपैठिए भी आकर अवैध तरीके से अपना नाम उसमें जुड़वाने का कार्य करते हैं, तो इसमें सुधार का एकमात्र प्रक्रिया एसआईआर की ही है। अगर उसके बावजूद आपको इतनी ही दिक्कत है, इतना ही ऐतराज है, अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इस प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, तो क्यों नहीं आप न्यायालय जाते हैं? आप सिर्फ हंगामा करेंगे, सदन को चलने नहीं देंगे, बिना मतलब का भ्रम लोगों के बीच में। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, पर इसका असर तो कहीं देखने को नहीं मिला। और तो और मान लीजिए अगर कुछ ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं, तो कम से कम वो तो सामने आए, वो तो हंगामा कम से कम करते। बट हमने पूरा चुनाव देखा, बिहार का शांतिपूर्वक निकल गया, एक व्यक्ति ने इसको लेकर ना हंगामा किया, ना इन लोगों ने कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग में या न्यायालय में। तो ऐसे में साफ दिख रहा है ना कि ये लोग इसको लेकर सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। दिल्ली में नक्सलियों के लिए नारे लगे, क्या लगता है आपको, कितना खतरनाक है? एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं गृह मंत्री की नक्सलवाद खत्म नहीं, ये बहुत खतरनाक है। ये इस तरीके से अगर कोई नक्सलवाद का समर्थन करे, और ज्यादा विचलित ये बात तब करती है जब यंगस्टर्स पढ़े लिखे इस तरीके से दिल्ली के इंडिया गेट में बैठकर प्रदूषण के बहाने अपनी इस सोच को सामने रखते हैं। ये किस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं, मेरी समझ के परे है। हिडिमा ने जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, ये बातें किसी से छुपी तो नहीं है। उनकी सोच, उसकी विचारधारा क्या थी, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं मानता हूं इस तरीके से
यंगस्टर्स का सामने आकर एक ऐसी आइडियोलॉजी का समर्थन करना, ये कहीं ना कहीं डेंजरस है, चिंता का विषय है। साथ ही में जिस तरीके से आतंकवाद में भी हम लोगों ने व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, समाज के सम्मानित लोग आतंकवाद का संरक्षण कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तमाम स्वाभाविक है, सरकार कार्रवाई करेगी, बट ये सोच गलत है, इस सोच का समर्थन करना गलत है। और ऐसे में अगर पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी अगर इस रास्ते पे चली जाएगी तो ये हमारे देश के लिए यकीनन बहुत चिंता की बात है। एक आखिरी सवाल, चिराग अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कहां देखते हैं और खुद को चिराग अब किस तरीके की राजनीति के मोड में देखते हैं राष्ट्रीय स्तर? मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा कारण रहा है राजनीति में आने का। बिहार बिहारी की वजह से मैं राजनीति में आया हूं, दिल्ली में पला बढ़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया है। बट बिहारियों को उनके हक अधिकार सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का मौका अपने राज्य में मिले, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में ही मौजूद हो, इस सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने निर्माण किया। तीसरी बार का सांसद होने के बाद इस बात का मुझे अनुभव हुआ है कि दिल्ली में रह के मैं अपनी सोच को धरातल पे नहीं उतार सकता। इसी चुनाव में मैं बिहार वापस जाना चाहता था, बट नेगोशिएशंस इतनी देर तक खींचे कि मेरे चुनाव लड़ने का मौका मुझे नहीं मिला। बट हाँ, 2030 आते आते तक मैं अपने आप को पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में केंद्रित होता हुआ देखता हूँ। मतलब अगला मुख्यमंत्री भी चिराग फिर देख सकते हैं आने वाले वक्त? मुख्यमंत्री मुझे लगता है, अगर चिराग सक्रिय हो रहे हैं तो फिर ऊंची उड़ान के साथ होंगे ना जब दिल्ली में। मुझे लगता है ये वो फैसले हैं जो बिहार की जनता लेती है। मेरा प्रयास बिहार को विकसित राज्य बनाने का है, उस दिशा में मैं जरूर आने वाले दिनों में बिहार में रहकर ज्यादा काम करूंगा, ये मैं मानता हूं। चलिए, तो आने वाले वक्त में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान बिहार में ज्यादा केंद्रित दिखेंगे, यानी केंद्र की राजनीति के साथ बिहार को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश होगी। लेकिन पिछले चुनाव ने जो चिराग पासवान का कद देश की राजनीति में बढ़ाया है, एक नई पहचान दी और यह बताया है कि केंद्र के साथ बिहार में भी चिराग की राजनीति में उतना ही दम है। अब देखना आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में चिराग पासवान का दम कितना दिखता है और कितनी अलग जगती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली।